चेयरमैन हो सकता है, दैट्स अ ट्रू। थैंक यू वेरी मच। जी शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर महरीन रजाक भुट्टो साहिबा, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस शर्मिला फारूकी हसन साहिबा। Sir, question number 129. Answer be taken as read. Supplementary. Sir, आंसर बड़ा elaborate है but extremely disappointing. यहाँ पर फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की बात की गई है कि आर्टिकल 25A के ऊपर अमल दरामद हो रही है। सर, ये आर्टिकल 25A हमने 2010 में इंसर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें कि कहा गया था कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी होगी कि वो अपने बच्चों को दें। सर, 14 साल बाद 2024 मई के अंदर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इस मुल्क के अंदर एजुकेशन एमरजेंसी लगा दी गई और ये कहा, और ये खुशी की बात है कि वो ख़ुद उसमें इतना पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं उसको ख़ुद मॉनिटर करूँगा और चारों प्रोविंसेस के साथ इसमें कोऑर्डिनेशन होगी। सर, उसके बाद जून के अंदर एक टास्क फोर्स बना दी गई जिसमें 19 मेंबर थे। सितंबर 2024 के अंदर टास्क फोर्स की पहली मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि सिचुएशन इज़ अलार्मिंग। इस मुल्क के अंदर 26.2 मिलियन स्कूल। सवाल करें सर, सवाल मेरा ये है कि क्या मुझे बताया जा सकता है कि अब तक उस टास्क फोर्स की क्या कारकर्दगी है और क्या काम कर चुके हैं? सर, दूसरा जो अहम सवाल ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर 60 बिलियन का शॉर्टफॉल है। सर, ये सवाल का जवाब देखिए ना, 10 पेजेस का जवाब है सवाल में। अब मुझे एक सप्लीमेंट्री है लेकिन सवाल बहुत सारे बनते हैं। सर, ये जो हायर एजुकेशन कमीशन है ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, उसमें $60 बिलियन का 60 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल है। किस तरीके से अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जी ये वी विल बी एड्रेसिंग नेशनल नीड्स एंड प्रायोरिटीज, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड एजुकेशन, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है। अब 60 बिलियन की शॉर्टफॉल के साथ ये विजन कैसे पूरा होगा? टास्क फोर्स ने क्या करना है, इसका अगर मुझे जवाब मिल जाए। शुक्रिया। मोहतरमा फरानाज अकबर। शुक्रिया स्पीकर साहब। A very valid question that she has asked. सबसे पहले HEC का मैं इनको जवाब दूंगी कि बिल्कुल ये दुरुस्त फरमा रही हैं कि हमने HEC ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि ये इनको 65 बिलियन की जगह 125.126 बिलियन का बजट दें, लेकिन वो हमें नहीं मिला। तो उसके बाद we had a meeting and we decided that all the universities, their financial governance should be made better, unnecessary expenditure to be cut down, to rationalize things. It can be administrative staff, one-liner budget and financial governance. और उसके बाद हमने चारों सूबों को भी टैप किया जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सेंसिटाइज किया और उन्होंने हमें बेल आउट पैकेजेस दिए हैं जिसमें सिंध और बलूचिस्तान और बाकी सूबों ने भी हमें फैसिलिटेट किया है। शुक्रिया स्पीकर साहब। शुक्रिया। डॉक्टर सोबिया सुमू साहिबा, last one supplementary. थैंक यू सर। सर, आंसर जो है बहुत लेंथी है और बहुत अच्छा दिया गया है, लेकिन मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये होगा कि पिछली दफ़ा भी हमने ये बात की थी कि डिजिटल एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन की बात हुई थी लास्ट टाइम भी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज शुरू कर रही है और डिजिटल एजुकेशन की बात कर रही है। तो जब कल ये बात हुई थी कि हमारी जो नेटवर्क सर्विसेज हैं वो इतनी फेल हैं, तो रिमोट एरियाज़ में ये डिजिटल एजुकेशन किस तरह से पहुंचेगी और किस तरह से वो फैसिलिटेट करेंगे उन स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं? थैंक यू सर। जी फराना साहबा। ये तो जैसा कि कल भी इस पर काफ़ी लंबी बहस हुई थी और ये एक इशू हमारे साथ है और इसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जो इस तरह के रिमोट एरियाज वर्किंग ऑन इट जी। वी आर वर्किंग, वी हैव टेकन देम ऑल ऑन बोर्ड अगेन एंड इट हैज़ बीन रिवाइज्ड अगेन जी। शुक्रिया। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर जमशेद अहमद साहब, नॉट प्रेजेंट। Sayyid, next question,
Sayyid Hussain Tariq, not present. Next question, Ms. Shahida Rahmani Sahiba. Sawal Thank you, number. Mr. Speaker. Question number 133. Answer be taken as read. Supplementary. सर ये मेरे इलाके का एक रोड है मंगोपी रोड जिसकी तामीर शुरू हुई थी 2017 में जब पिमलैंड की पहली गवर्नमेंट थी। वैसे तो बहुत ज़्यादा शहबाज स्पीड नज़र आती है, लेकिन ये एक रोड बनाने में आज भी ये जो जवाब दिया गया है इंतहाई गलत आंसर दिया गया है। सबसे पहले तो इसको कमेटी में भेजें या इस पर कमेटी बनाई जाए, क्योंकि ये रोड तकरीबन 8 किलोमीटर रोड दोनों तरफ बिल्कुल नहीं बना, बल्कि पूरा रोड उखाड़ दिया था। वहाँ पे 1-1 फीट गड़े हैं, कोई गाड़ी नहीं जा सकती है। इंतहाई कई दफ़ा उस पर मुजाहरे हुए हैं, रोड ब्लॉक किया गया है, लोग वहाँ परेशान हैं, बीमार हैं, कुछ हैं वो नहीं जा सकते। और ये आंसर ही बिल्कुल गलत गया। देखिए सर 7 साल का अरसा हो गया, ये रोड एक रोड नहीं बन सका है कराची के अंदर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट। जी शुक्रिया। वजीहा कमर साहब। स्पीकर साहब, ये 8.9 किलोमीटर का जो नॉर्थ बाउंड कैरेजवे है मंगूपी रोड पे, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2018 से 2020 तक जो था वो पाइपलाइन की रिपेयर का था। 44 इंचेस की जो पाइपलाइन थी उसकी रिप्लेस करने की और उसका रिपेयर का ये काम था, और पहले वो दिया गया था। फिर उसके बाद 2020 में जो ये सड़क का कॉन्ट्रैक्ट है वो अवार्ड किया गया था। तो उसके अंदर जो कि अभी जहाँ तक उसकी कंप्लीशन का ताल्लुक है वो आज तक 95% कंप्लीट हो चुकी है, और उसके अंदर कोई जो फुटपाथ्स हैं, ट्रैफिक साइंस वगैरह और कुछ थोड़ा बहुत इस तरह का काम है जो कि रह गया है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की तरफ से मैं मेंबर साहिबा को ये बताना चाहूँगी कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की तरफ से जो कि एलोकेशन है कंप्लीट फंड्स की वो हो चुकी है। अब ये आगे जो आगे इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है PIDCL, और उसके अलावा जो इसकी जो वन लाइनर बजट है वो उसके हाउसिंग एंड वर्क्स को दिया जा चुका है। तो वो अब उसकी पेस के अकॉर्डिंगली उनके प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की स्वाबदीद पर है कि वो अगर इसको उसमें अगर शिफ्ट कर सकें और रीअप्रोप्रिएशन करें फंड्स की, तो ये उसका जो काम है ये 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने एश्योरेंस दी है कि जी जो फंड्स रह गए हैं वो अगर उनको मिल जाते हैं तो ये 2 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। जी शुक्रिया। अजीमुद्दीन जाहिद साहब ऑन सप्लीमेंट्री। सर ये मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो गुजर गया, वो पिछला था, आपने अब मौका दिया है तो शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जी डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपनी ऑनरेबल मेंबर से ये पूछूंगी कि उस रोड पे मेरा कराची से तो इस तरह इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि उस रोड के दोनों साइडों पे नहीं है। और दूसरा ये है कि ये कह रही है कि 2 मंथ्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। फंड तो गवर्नमेंट ने देना है ना, और इन्हीं ने हमें जवाब देना है कि 2 महीने में जब इनके पास फंड भी नहीं है तो दोनों साइडों की रोड्स कैसे होगी। फंड अगर एलोकेट हो गया तो फिर बताएं कितने से पीरियड में भी कैसे ये हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी देर से ये जो है चल रहा है जिस रोड का इशू। जी वजीहा कमर साहिबा, फंड्स एलोकेट हुए हैं? जी मैं यही कह रही हूँ कि फ़ंड्स जो हैं वो मिनिस्ट्री की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जो इसकी स्पॉन्सरिंग एजेंसी है उसको एलोकेट हो चुके हैं। अब सिर्फ इतना है कि वो अगर इसको रीप्रोप्रिएट करके, क्योंकि 1 लाइनर बजट है जो कि उनको दिया जा चुका है, वो इस प्रोजेक्ट में अगर वो उन फंड्स को शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये 2 महीने इसके अंदर मैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग से गुजारिश करूँगी कि वो इसको प्रायोरिटी पे करके और वो फंड्स उनको एलोकेट करके, क्योंकि 2 महीने का जो काम है उन्होंने एश्योरेंस दी है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी 2 महीने में ये मुकम्मल हो जाएगा। जी शैला रजा साहिबा ऑन सप्लीमेंट्री। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम कराची में रहते हैं और वहाँ पे हम अक्सर जाते हैं। मैं नहीं समझती कि ये काम 2 महीने में कंप्लीट होगा। जो रफ्तार है उसमें 2 साल चाहिए। तो क्या कोई मॉनिटरिंग का सिलसिला है मिनिस्ट्री की तरफ से कि जाके विज़िट करें और ये देखें कि कहाँ यूटिलाइज़ हो गया वो सब कुछ जो ज़मीन पर नज़र नहीं आया, और अब अगर यूटिलाइज़ होगा तो 2 महीने में कैसे होगा। जी वजीहा कमर साहिबा।
स्पीकर साहब, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने पूरी एश्योरेंस दी है कि बहुत थोड़ा सा काम है, उसमें मॉनिटरिंग के लिए भी मैं उसकी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट जो है वो अपने मोअज़्ज़ज़ मेंबरान के साथ, जिन्होंने भी ये क्वेश्चंस, शैला साहिबा, शाहिदा रहमानी साहिबा, समीना घुरकी साहिबा, उनके साथ मैं शेयर करती हूँ। जो लास्ट जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट थी वो, और उसके बाद हम इसकी जो क्वालिटी एश्योरेंस है उसके लिए दोबारा एक मॉनिटरिंग का एक हम कर सकते हैं वहाँ पर प्रोसेस, और वो रिपोर्ट हम ले सकते हैं। लेकिन जो काम है वो इतना ही रह गया है कि वो जितना अमाउंट जो उन्होंने, उनकी रिक्वायरमेंट है, वो अगर स्पॉन्सरिंग एजेंसी अगर उधर शिफ्ट करती है तो ये मुकम्मल हो जाएगा। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस ताहिरा औरंगजेब साहिबा, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद इमरान अहमद शाह साहब, not present. Next question, Mr. Mohammad Muin Amir Pirzada sahab, not present. Next question, Ms. Seher Kamran sahiba. Question number 144. Answer be taken as read. जी शुक्रिया। मैं पूछना चाहूँगी मिनिस्टर साहब से कि एज पर द ऑर्डिनेंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन कमीशन सेक्शन 2 और 16 जो प्रोसीड्स हैं प्राइवेटाइजेशन की, हुकूमत जो है उसमें से जो है वो यूज़ करेगा पॉवर्टी एलिवेशन के लिए 10%, तो उसमें कितना जो है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है? क्वेश्चन नंबर दोबारा पढ़े प्लीज। क्वेश्चन 144। नहीं, आप गो बाय द बुक, इट इज अच्छा, मैंने सोची देखा नहीं। 144 पेज 27 पे है आपका क्वेश्चन। जी I got it. 137. आंसर भी टेकन एज सप्लीमेंट्री कुछ। जी, ये रिकॉर्ड के लिए सवाल नंबर सही पढ़ना होता है। जी जी, मैंने डिप्टी स्पीकर साहब देखा नहीं था सवाल ये वाला। आई थिंक आई विल नॉट रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन। जी पढ़ें। मैंने आंसर पढ़ा नहीं है इसको, इसलिए सैयद नवीद कमर साहब चले आप। मेरा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये सवाल है कि एक दफ़ा पीआई की प्राइवेटाइजेशन की अटेम्प्ट हो चुकी और इंतहा दर्जे का फेलियर भी आया। अब दोबारा से बात हो रही है पीआई की प्राइवेटाइजेशन की। क्या एडिशनल मेजर्स लिए गए हैं कि पहले की जो भी गलतियां थी, खामियां थी, वो दोहराई ना जाएं, और क्या टाइम फ्रेम आपने रखा है पीआईए की फर्दर प्राइवेटाइजेशन का? जी, इसको मोहतरमा आसिया इसाक सिद्दीकी साहिबा। जी, अब पीआईए में जो प्राइवेटाइजेशन में खामियां रह गई हैं, इस दफ़ा आप कैसे दुरुस्तगी लाएंगे? जी, आसिया साहब का माइक खोलें। जी बोलें, जवाब दें। थैंक यू सर। सर, मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि पीआईए जब प्राइवेटाइजेशन के लिए बिडर्स के लिए आया तो प्री क्वालिफाइड 6 बिडर्स आए थे, और रेफरेंस प्राइस मैं आपको उसी का जवाब दे रही हूं सर। अगर आप तहम्मुल से सुन लेंगे तो बेहतर होगा। एड्रेस द चेयर। जी आप प्लीज। जी, मिनिस्टर लॉ। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले राउंड में प्री क्वालिफिकेशन स्टेज पे कुछ उनकी डिमांड्स आ गई थी कि कुछ रिलेटेबल टू टैक्स थी और कुछ जो है वो रिलेटेबल थी उसके मैनर ऑफ पेमेंट्स और उन चीज़ों का। अनफॉर्चुनेटली इट कुड नॉट सक्सीड। मीनवाइल जो सर अच्छी खबर है वो है कि हमारे रूट्स जो हैं वो बहाल हो गए हैं यूरोप के लिए, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा अगला भी होगा।
इस राउंड में वी आर एक्सपेक्टिंग कि बेहतर सूरत हाल होगी और बिड्स बेहतर आएंगी। टेक्निकल कोई फॉल्ट नहीं था उस सारे प्रोसेस में। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 2 इश्यूज़ थे जो कि मेन वजह बने, एक टैक्स में रिलैक्सेशन थी, दूसरा जो उसके PIA के जो कर्जा जात थे वो ऑफलोड कर दिए गए थे, लेकिन ए स्पेसिफिक सम फॉर टेक्निकल रीजंस वाज नॉट ट्रांसफर्ड और होनी भी नहीं थी वो। तो उसमें अब होपफुली ये अब एक ऐसा प्रोसेस होता है सर जो बाद लिफाफों में आता है, इसमें ये प्रिडिक्ट करना कि इस दफ़ा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सर अभी तक जो साइंस हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब के बार ये समझा जा रहा है कि बिड्स बेहतर होंगी और कंपेटिटिव होगा ज़्यादा। जी नवीद कमल साहब का माइक खोलें। सर ये कहना भी दुरुस्त नहीं है कि प्रोसेस फ्लॉड नहीं था, प्रोसेस वाज वेरी फ्लॉड। आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र रखा, उसको सक्सेस फी बेसिस की बजाय रिटेनरशिप पे रखा गया। उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं था कि बाहर जाके मार्केटिंग करे और इसको जो है दुनिया की मुख्तलिफ जो एंटिटीज़ हैं जो शायद आती उसको उनके सामने प्रेजेंट करे, रोड शोज़ करे, और उसके साथ साथ एक ऐसी फर्म को रखा गया जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं है। दुनिया में हमेशा प्राइवेटाइजेशन इन्वेस्टमेंट बैंक्स लीड करती हैं। आप अपने ही जो इस वक्त कैबिनेट या मिनिस्ट्री में पूछेंगे लोगों से तो आपको ये बताएंगे। सो मेरा जो सवाल था वो ये था कि प्रोसेस को PIA के क्या हालात हैं, बेहतर होते हैं, ख़राब होते हैं, वो तो एक अलग इशू है, लेकिन आपकी प्रोसेस को बेहतर करने के लिए क्या आपने सोचा भी है या आप कह रहे हैं बस फिर अंधाधुंध हम चले जाएंगे और अल्लाह ताला खैर करेगा? जी प्रोसेस का समझाएं कि जी बेहतरी कैसे आएगी। लॉ मिनिस्टर तस्दीक कर दूँ, एक तस्दीक कर दूँ कि फाइनेंशियल एडवाइज़र की रिटेनरशिप के अलावा इंसेंटिव था कि अगर ये सक्सेसफुल बिड होती है तो उसमें नंबर ऑफ जो भी है अमाउंट वो जाएगी उनको, और ये डिफरेंट मॉडल्स हैं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसके मुताबिक ही था। और वो भी सर एक ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के ज़रिए अपॉइंट किया गया था फाइनेंशियल एडवाइज़र को, और उसमें जो भी हमारे पेपरा के या रेलिवेंट रूल्स हैं उनको उनकी की गई थी पाबंदी। अब की दफ़ा भी एक स्पेशल कमेटी भी ओवरसाइट के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उसको डिटेल्ड ब्रीफिंग भी दी गई इस प्रोसेस के बाद, और अब दोबारा जो ये लॉन्च होने जा रहा है इसमें ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कुछ फैक्टर्स थे, क्योंकि ये बंद लिफाफों में होते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं सर जो फ्लोर पे इस स्टेज पे डिस्कस करना ज़रूरी नहीं, लेकिन वी होप कि अभी जो इस वक्त एनवायरनमेंट है उसमें बेहतर बिड्स आएंगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ सक्सेसफुल प्रोसेस होगा सर। शुक्रिया। ये मैं स्क्रीन के मुताबिक चलेंगे। नबील गबोल साहब। PIA की जो बिडिंग की जो प्रोसेस चली थी वो पास में जो चली उससे काफ़ी एम्बेरसमेंट हुई और पता चला कि PIA का जो बिड हुआ है वो इतना भी नहीं था कि मेरे ख्याल में कि कराची से लाहौर तक के बस जितने चलते हैं उनका भी रूट का शायद इतना बिडिंग नहीं हुआ होगा जितना PIA का बिडिंग हुआ। सर PIA ब्लैकमेलिंग करती है टिकट्स के ऊपर। रात को मैंने टिकट बुक कराई थी अपनी फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची 35,000 में, सुबह उठाऊँ फजर में तो वो 60,000 की हो गई। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोई और एयरलाइन कराची नहीं जा रहा था। ये ब्लैकमेलिंग की एक पॉलिटिक्स जो है PIA के अंदर इसलिए भी शुरू है क्योंकि CEO जो है इस वक्त एक्टिंग CEO है, या जो ओरिजिनली CEO चल रहा है आमिर हयात साहब वो CEO है, हमें तो ये भी नहीं पता है। बिकॉज जब आप एक्टिंग CEO रखते हैं तो एक कन्फ्यूजन PIA में पैदा हो रहा है कि PIA का एक्चुअल CEO कौन है। तो ये आज लॉ मिनिस्टर साहब यहाँ पर खड़े बैठे, जरा हमें ये आगाही दे कि CEO कौन है इस वक्त PIA का। लॉ मिनिस्टर साहब आपसे सवाल है, प्लीज इस सवाल का जवाब लॉ मिनिस्टर जरूर दीजिएगा। ओके जी मिनिस्टर लॉ। CEO के हवाले से मुझे कुछ आइडिया तो है सर, क्योंकि जो रेगुलर CEO थे उनकी वो डिपार्टमेंट की तरफ से दोबारा जो रेगुलराइजेशन या उनकी प्लेसमेंट होनी थी वो नहीं हो सकी। जो डे टू डे चार्ज दिया गया उसमें कुछ प्रोसीजरल एरर्स थे और उन्हीं प्रोसीजरल एरर्स की वजह से ही फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि उसको आप ठीक से देखें और वो मैटर रीरेफर किया गया बोर्ड को। अब जब से SOE एक्ट में तरमीम हुई है ये चीज़ें प्राइमरीली बोर्ड के डोमेन में हैं
PIA का अपना बोर्ड है, उसकी अपॉइंटमेंट, डे टू डे चार्ज, रिमूवल CEO के लिए सर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अपॉइंटमेंट भी इट इज़ द डोमेन ऑफ PIAL। ना जी ना, ये सर आप लॉ में अभी लॉ में नो क्रॉस टॉक। आप चेयर को एड्रेस करें मिनिस्टर साहब। क्या सवाल क्या था सर? CEO जो पहले आमिर साहब थे, उनका टेन्योर ख़त्म हो गया, उन्हें वापस भेज दिया गया उनके महकमे में। सर वन ऑफ द डायरेक्टर, सर मैं अब नाम याद करने का पाबंद नहीं हूँ, मैं तो आपको एक हिस्ट्री बता रहा हूँ। इट्स नॉट माई डोमेन कि मैं पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के नाम भी आपके सामने रखूँ। आप सवाल लिख के दे दें, मैं ले दूँ, आपको नाम दे दूँगा। लेकिन प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, गबोल साहब प्रॉब्लम सुन लें, नाम से मसला हल। जी मिनिस्टर साहब आप एड्रेस दी चेयर। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मैं पूरी ब्यूरोक्रेसी के नाम फिंगर टिप्स पे नहीं दूंगा। मेरी स्पीकर साहब उसमें ये अर्ज है कि PIA एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है जिसके मेजॉरिटी शेयर गवर्नमेंट के पास है, लेकिन SOE एक्ट, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज एक्ट 2023 ये मैंडेट करता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अपॉइंटमेंट बोर्ड ने करनी है। ठीक है, आगे जवाब। ठीक है, दैट्स गुड इनफ, थैंक यू। उनका टाइम खत्म हो गया था। सप्लीमेंट्री, ये लंबी लिस्ट है इस सवाल पे, तो अब इतना तो नहीं चला सकते एक सवाल पे इतने। जी कादिर पटेल साहब। सर शुक्रिया सर एक मेरा लॉ मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में ही अगर मेरा सवाल, सर इन्होंने अभी कहा कि हमने स्पेशल कमेटी बनाई है। सर असल में तो मैं तो एक बात ये पूछना चाहूँगा, इस वक्त हर चीज़ पर एक स्पेशल कमेटी है, और मेरा ज़मीनी सवाल के साथ साथ एक हुज्जत वाला सवाल ये भी होगा कि स्पेशल कमेटियों की तादाद कितनी है और उन्होंने फैसले कितने किए। अब आते हैं PIA पे सर बात ये है कि PIA जिन रूट्स पर अपने जहाज़ नहीं चलाती, वहाँ निजी एयरलाइंस जो हैं वो 70-70, 80-80 और समटाइम 90-90 हज़ार रुपये में वहाँ जहाज़ चला रहे हैं। अब आप इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो एक मौका वो आएगा जब आप इसको शट डाउन करेंगे ताकि दूसरा कोई आकर चलाए। उस दौरान कराची इस्लामाबाद हो या कराची लाहौर, आपका टिकट जाएगा 2 से 3 लाख रुपए पे। क्या आवाम को जो आने वाली इस प्राइवेटाइजेशन की वजह से, जो मैं पहले से बता रहा हूं, जो आने वाली मुसीबत है, उसके अजाले के लिए आपने कोई प्लान बना के रखा है या नहीं, ये मेरा सवाल है सर। और ये प्लान में हिस्सा है, जो भी नए स्टेप इन करेंगे, प्राइवेटाइजेशन अगर सक्सेसफुली होती है, उनको एक फ्रेमवर्क दिया गया है, उसकी पाबंदी होनी है रूट्स के हवाले से, ऑपरेशंस के हवाले से। एंड मोर ओवर ये कंपेटिटिव मार्केट है। आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले सिर्फ PIA थी या एक प्राइवेट एयरलाइन थी, अब 5 या 6 परमिट्स हैं जो कि ऑपरेट कर रही हैं, डिफरेंट नाम हैं उनके अपने दरमियान में कंपटीशन है। और ज़ाहिर है बिज़नेस एनवायरनमेंट के लिए, और दुनिया में शायद चंद ममालिक अब ऐसे हैं जहाँ की सरकार वहाँ की एयरलाइन चलाती है। हमारे हमसाया मुल्क से लेके यूरोप और इर्द गिर्द के कई ममालिक में सरकारी एयरलाइंस नहीं है, वहाँ पे ये निज़ाम चलता है। तो ये प्रोसेस होने दें, अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। जी बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर लॉ तारड़ साहब, आप 2 मिनट बैठे हैं, बहुत सारे स्क्रीन पे नाम हैं, मैं 1-2 मेंबरान को टाइम देना चाह रहा हूं कि वो जी अब ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर अब मेंबरान चाहें तो इस पे अजर्मेंट मोशन जो है वो ले आए, तो फिर उस पर पूरा हाउस इस पे डिस्कस। जी असद न्याजी साहब का माइक खोलें। देखें ये स्क्रीन पे जो नाम आ रहे हैं, मैं उसके मुताबिक चल रहा हूँ। जी सर मेरा, आप तशरीफ रखें। स्पीकर साहब जी असद न्याजी साहब, बात करनी है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट बात है कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके जवाब के लिए सिर्फ ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर यहाँ पे अवेलेबल हैं। मेरे इनसे क्वेश्चन है, इन्होंने एक बात की है कि हमने
फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को बताया है कि वो इसको इम्प्रूव करें जो बिड को है। मेरा क्वेश्चन इनसे ये है कि इन्होंने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को कितनी फ़ीस पे की है और क्या वो फ़ीस सक्सेस बेस है या वैसे ही है। वो आखिर में पता ये चले कि 10 अरब की बोली है और 20 अरब रुपया इन्होंने फाइनेंस को दे दिया है। तो ये ज़रा इनसे क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है इनसे पूछना कि ये जो फाइनेंस को इन्होंने दिया है कितनी फ़ीस इन्होंने दी है सर जी, और उसने क्या किया है। थैंक यू जी। मोहतरमा आसिया इसाक साहब। थैंक यू सर। एक्चुअली फासा ने जो फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस एग्रीमेंट जो एफएस को पेमेंट्स हैं सर, वो उसका वो सबसे जो बड़ी फिगर है वो EY LLC है जो लीड फर्म है फाइनेंशियल एडवाइजरी की फॉर द PIA। और सर इसकी और ये डिपेंड करता है सर माइलस्टोन्स अचीव्ड के ऊपर। ये जो पेमेंट्स हैं ये माइलस्टोन्स अचीवमेंट होती है, ये ऐसी नहीं होती है कि वो एकदम कर दी जाए, माइलस्टोन पे होती है और ये आउट ऑफ पॉलिसी एंड सक्सेस के ऊपर भी ये डिपेंड करती है सर। और ये फिगर्स जो है मैं अपने मोहतरम जो कोलीग हैं मैं उनको दे देती हूँ अभी। इट्स इन मिलियन जो है वो है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो टोटल रिटेनर फीस है जो एडवाइज़र और कंसल्टेंट को जो टोटल रिटेनर फीस है वो तकरीबन US 62,69,800 है और जो टोटल फीस इनकी बनती है वो बनती है 68,78,800 US डॉलर्स ये बनती है। अच्छा, और इसके अंदर सर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल जो प्रपोजल्स की सबमिशंस के ऊपर भी ये डिपेंड करता है सर। जी शुक्रिया। ये इख्तियार बेग साहब का माइक खोलें, सप्लीमेंट्री पे एक सवाल। जी हाँ, थैंक यू मिस्टर स्पीकर। ये PIA का इश्यूज इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट और हर पाकिस्तानी को इस पे ग्रेट कंसर्न है। मेरा सवाल ये है सर कि जिस तरह से पहली बिडिंग कराई गई वो टोटली अनप्रोफेशनल थी, अनप्रिपेयर्ड थी और उससे एयरलाइन को एक सेटबैक मिला है। तय ये किया गया था कि PIA के रोड शोज होंगे इंटरनेशनल, आप अमेरिका में, आप गल्फ कंट्रीज़ में, आप यूरोप में रोड शोज करेंगे, PIA की स्ट्रेंथ बतलाएंगे और उसके बाद फिर सेकंड बिडिंग की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी तक एक भी रोड शो ना गल्फ में, ना अमेरिका में, ना यूरोप में कहीं हुआ है और दोबारा ही उसी को मिट्टी साफ करके PIA को दोबारा अगर आप लॉन्च करेंगे तो सेकंड टाइम अगर सेटबैक हुआ उसके बाद आपके पास तीसरी जगह नहीं बचती। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि PIA की रोड शोज करें प्रोफेशनल और ये जो एडवाइज़र हैं इसमें सक्सेस फीस के लिंक करें कि उनकी जो फीस है उसका ताल्लुक सक्सेस फीस के साथ होगा, उसके बगैर अभी तक किया हुआ हमने। और आखिरी चीज़, गल्फ ममालिक में जो ताल्लुकात हैं वज़ीर आज़म के ख्वाज पाकिस्तान स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के, उसको इस्तेमाल करके उनकी किसी एयरलाइन के साथ भी ये डील की जा सकती है गल्फ ममालिक के ख़ास तौर से। तो इन सब चीज़ों के बाद आप जाएं। जी शुक्रिया। दूसरी बार नहीं तो फिर अल्लाह ना करे ऐसे ही सेटबैक होगा जिसके आगे फिर आपके पास कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। थैंक यू। आसिया साहबा। सर मैं अपने मोहतरम कोलीग की नॉलेज में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लाना चाह रही हूँ। वो ये कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन के पास इस वक्त टोटल जो जहाज़ हैं वो 34 हैं। ये मेरा सवाल जवाब थोड़ा सा लंबी होगा सर, सो बेयर विद अस। टोटल 34 जहाज़ हैं जिसमें से 12 जो हैं वो कम्प्लीटली यूजलेस हैं, जिनको आप इस वक्त कराची में जहाज़ों के कब्रिस्तान के तौर पे देख सकते हैं। रिमेनिंग जो 26 हैं उसमें से भी सिर्फ 17 वर्किंग कंडीशन में है सर। इस वक्त PIA के एम्प्लॉयज़ की तादाद 7,300 है सर और उनको सैलरीज की मद में 35 बिलियन रुपीस पे किया जाता है, जबकि रिटायर्ड पेंशनर्स को सर 38 बिलियन रुपीस पे किया गया है सिर्फ ओनली इन 2023। सर PIA के ऊपर जो लायबिलिटीज़ थी सर
वो लाइबिलिटीज थी 850 बिलियन रुपीस, और उसमें से भी विद द कंसल्टेशन ऑफ द IMF हमने 623 बिलियन की लाइबिलिटी ऑफ PIAC हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर PIACL. It includes the assets value of 20 billion and 268 billion कमर्शियल बैंक डेब्ट्स भी है सर. और उसके बाद उस तमाम चीज़ों को ठीक करने के बाद जो अभी मेरे मोहतरम कोलीग फरमा रहे हैं, उन सब के बाद इस वक्त PIA के ऊपर टोटल लाइबिलिटी बनती है 183.6 बिलियन रुपीस सा. सर मंथली लॉस जो सिंस सितंबर 23 से हो रहा है, it ranges from 12.5 billion to 15 billion rupees sir. गवर्नमेंट, और उसके अलावा सर मैं आपको ये बताऊं कि ये बात कर रहे हैं कि बहुत फेल्ड और बहुत ख़राब हुआ है सर. मैं आपको बताऊं कि सर ये जो बिडिंग हुई थी ये मिड अक्टूबर में हुई थी 2024 में, और इसके अंदर सिर्फ एक प्री क्वालिफाइड बिडर जो था, जो वर्ल्ड ब्लू वाटर कंसोर्शियम था, उसने अपनी सबमिट किया था इनिशियल ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट और अर्नेस्ट मनी ऑफ 500 मिलियन रुपीस सर, ओनली BWC सर. अच्छा, अकॉर्डिंगली BWC was invited to participate in the bidding process of the PIA, and it was scheduled for October 31, 2024 सर. अच्छा, BWC ने जब, और ये तमाम चीज़ें कैमरास के सामने हुई सर, जब बिड्स ओपन हुई तो फिर उस वक्त जो है BWC ने सिर्फ 10 बिलियन की जो PKR की उसने बिड जमा करवाई. दैट वाज रिजेक्टेड by the Privatization Commission Board and endorsed by the CCOP. तो सर मैं आपको फिर ये वाली बात बता दूं कि जिसने जो किया, चाहे वो सस्ती शोहरत के लिए किया या जिस भी मामले के लिए किया, हम तो अभी भी ये बात कह रहे हैं कि इन लायबिलिटीज़ के साथ, इन पेंशन्स के साथ, इन सैलरीज के साथ, और सर अभी मज़ीद जो हमारे बिडर्स आते हैं जो बात करते हैं, वो तो हमसे इस बात के लिए भी तैयार नहीं होते कि हम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटेन करें 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए. उसके बावजूद प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है, मिनिस्ट्री जो है, वो उनसे लड़के उनको 1.5 साल के लिए भी कर रहा है. तो सर इन तमाम चीज़ों के साथ भी अगर ये कहा जाए कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन की और मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन का फेलियर है सर, तो ये फिर ज्यादती है.